तो साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है पुनः एक बार आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत ट्यूटोरियल पर। साथियों, जैसा कि आप सबों का बहुत डिमांड हो रहा था कि हम संस्कृत लैंग्वेज के पेडागोजी से संबंधित वीडियो लेकर के हम आए, तो आज पहली बार जो है मैं संस्कृत के पेडागोजी से संबंधित वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। साथियों, इससे पूर्व आपने पिछले वीडियो में देखा अपठित गद्यांश का सॉल्यूशन में लेकर आया था। सीटेट दिसंबर 2019 का फर्स्ट पेपर का जो है वह द्वितीय लैंग्वेज यानी सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का जो है अपठित गद्यांश का हमने वीडियो लाया था। अब हम आगे उसी पेपर का जो है हम जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन बच गए थे उसी का जो है हम आज सॉल्यूशन देने वाले हैं, व्याख्यात्मक हल देने वाले हैं। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। और अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, फिर मैं आने वाले समय में और भी तरह तरह की वीडियो, पेडागोजी की वीडियो, अलग अलग पेपर की वीडियो भी लेकर के आता रहूँगा और यह डिस्कशन हमारा अब जारी रहेगा। क्योंकि सीटेट की परीक्षा जो है दिसंबर में होने वाली है, तय है। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है लेकिन हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जुलाई में परीक्षा हुई नहीं है तो दिसंबर में परीक्षा ज़रूर होगी। वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षा तो सीटेट कराएगा ही कराएगा, इसलिए इसका आप चिंता मत करें, वह नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यह प्रश्न पत्र आप जो देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 का सीटेट पेपर फर्स्ट का सेकेंड लैंग्वेज का पेडागोजी के प्रश्न हैं। आज हम इस पर ध्यान देंगे। इससे पहले हम अपठित गद्यांश, इसी का अपठित गद्यांश लेकर के आए थे। अपठित गद्यांश को हमने कराया था और आज जो है हम प्रश्न संख्या 136 से जो है प्रश्नों को लेंगे 150 तक के सभी प्रश्नों का जो है हल देखेंगे। व्याख्यात्मक हल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि संविधानस्य 343 अनुच्छेदानुसारम, संविधान के जो है 343 अनुच्छेद में पैरा 2 के अनुसार क्या है। हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी राजकीय भाषा है मतलब राजभाषा है। हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति या हिंदी जो है सहायक राजकीय भाषा है। आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, अंग्रेजी भाषा जो है वह हमारी राजभाषा है। या फिर आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। तो साथियों, आपको जैसा कि पता है कि यह राजकीय भाषा क्या होती है, वह भाषा जो कि संविधान के द्वारा जिसे मान्यता मिला हुआ है 14 सितंबर 1949 को, मतलब 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान में जो है मान्यता दी गई थी, वह अनुच्छेद संख्या 343 था। 343 में यह कहा गया है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा होगी। राजभाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से जिसमें जो है सरकारें जो है सरकारी काम काज होता है। संविधान में जो है जो संविधान की भाषा होगी, जो कार्यालयी भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, जिसमें जो है सरकार के द्वारा या पठन पाठन के क्षेत्र में या काम काज में जो है जिस भाषा का हम ऑफिशियली जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है, इसलिए प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को हम सभी राजभाषा के मिलने की जो है उपलक्ष्य में हम जो है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और साथ में जो है 15 वर्षों के लिए जो है अंग्रेजी को भी जो है सहायक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था कि जब तक हिंदी जो है पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है, इसका जो है सारे काम काज अच्छे से नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो ऑफिशियली जो वर्क हो रहे थे, जो अंग्रेजी भाषा में चल रहे थे, तो अंग्रेजी भी अगले 15 वर्षों तक जो है सहायक राजभाषा के रूप में रहेगी और 15 वर्षों तक तब तक हिंदी को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया जाएगा, व्यवहारिक भाषा के रूप में उसका प्रयोग होना सुनिश्चित कर लिया जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को जो है हम ढो रहे हैं और यह हमारी अब ज़रूरत ही बन गई है।
तो खैर इस पर विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, तो आप समझिए। तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 343 में सेकेंड पैरा में क्या लिखा हुआ है, तो सेकेंड में जो है दिया है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी जो है सहायक राजभाषा के रूप में इसका स्वीकार किया जाएगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यही सही इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। अधस्तनेषु अभिजात भाषाया अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज किम निकषम नास्ति, मतलब जो है इसमें से क्लासिकल लैंग्वेज के समीप नज़दीक नहीं है। क्या नहीं है कि भाषाया 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखितम साहित्यम अस्ति। कहता है कि भाषा का जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना जो है वह इतिहास लिखित साहित्य है। भाषायाः कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति, कि भाषा के कुछ प्राचीन साहित्य महाकाव्य हैं। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे शेड्यूल्ड लैंग्वेज न स्यात्, मतलब भाषा जो है अनुसूचित भाषा वर्ग में नहीं होनी चाहिए। भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात्, भाषा का एक मौलिक जो है साहित्य परंपरा होनी चाहिए। इतर भाषा वर्ग में उद्धृत साहित्यम न कुर्यात्, और भाषा के इतर जो है उद्धृत साहित्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन जो है उसके समीप नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यही उत्तर जो है सही हो जाएगा कि भाषा को आप किसी भी बाउंड्री में बांध कर नहीं रख सकते। ठीक है, भाषा में सभी प्रकार के साहित्यों का समावेश जो है किया जाता है, सभी प्रकार की जो है भाषा को तवज्जो दी जाती है भाषा साहित्य में। तो इसलिए जो मौलिक साहित्य परंपरा है इसमें भाषा के अलावे दूसरे साहित्य भी का भी समावेश जो है देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। विद्यार्थिनां श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते, विद्यार्थियों के का जो है श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं किसके द्वारा, प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा। कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्ने, अर्थात कथा के वर्णन करके उसके ऊपर बोधपरक जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है प्रश्नों को पूछ करके जो है कैसे श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं, या अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन, मतलब मौन वाचन का अधिक से अधिक अवसर देकर, या छात्रान भ्रमणार्थम बहिनीत्वा, या अर्थात छात्रों को बाहर घूमने ले जाकर जो है हम श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं। तो श्रवण आकलन जो है कौशल का आकलन हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चे कितना सुन पा रहे हैं, तो जो दूसरा ऑप्शन है कि कथा का वर्णन करके उसके ऊपर जब हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि बच्चे जो है कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, श्रवण कौशल कितना उनका बेहतर है, कितना अच्छे से उन्होंने सुना है और सुनकर कितना अच्छे समझा है, तो इसका दूसरा जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 139। पठनस्य प्रारंभिक स्थितो शिक्षकः ध्यानं दधात्, कहता पढ़ने के जो है प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक ध्यान जो है देता है। किस पर ध्यान देता है प्रारंभिक स्थिति में, किस में, तो पठन के प्रारंभिक स्थिति में। तो भाषाया वर्णमालाया कंठस्थी करने, तो साथियों आप देख रहे हैं कि कंठस्थी करने की बात आ रही, मतलब रटने की बात आ रही है, और कहीं भी जो है भाषा शिक्षण में कहीं भी रटने को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। तो ये एकदम नेगेटिव है, आप इसको समझिए कि कंठस्थ करने रटने का तो कोई भी लॉजिक तरीका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसी से गलत है। पठनस्य प्रवाहे, पढ़ने के प्रवाह में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा जो है अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि के समन्वय में, या पठनस्य शुद्धतायाम, या पढ़ने की शुद्धता में। तो किस पर ध्यान जो है शिक्षक देगा, पढ़ने के प्रारंभिक स्थिति में। तो प्रारंभिक स्थिति में जो है पठनस्य प्रवाहे, पढ़ने के प्रवाह में जो है
वह ध्यान देगा, फ्लुएंसी पर उसका ध्यान वह देगा कि पढ़ने का जो सही फ्लो में वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। बाद में पढ़ने की शुद्धता बाद में फिर उस पर करेगा, सबसे पहले प्रवाह देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। श्रवणम पठनम चैव, कहता है श्रवण और पढ़ना ही क्या है, ग्रहणात्मक कौशल में आता है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में आता है, रच्युत्पादक कौशल में आता है या चिंतनात्मक कौशल में आता है। मतलब पढ़ना और सुनना यह जो दोनों ही किस कौशल के अंतर्गत ये आएगा। तो सुनना और पढ़ना क्या अभिव्यक्ति है? अभिव्यक्ति मतलब जब हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो वह अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में आता है। ग्रहणात्मक कौशल में जो है हम ग्रहण करते हैं जब हम सुनते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है? रच्युत्पादक कौशल। मतलब रच्युत्पादक कौशल मतलब जो है कि रचनात्मक मतलब क्रिएटिव जो है स्किल के अंतर्गत ये आ रहा है। तो अब देखते हैं, और अंतिम है चिंतनात्मक कौशल। चिंतन मतलब कि थिंकिंग स्किल। तो कहीं ना कहीं पढ़ना और सुनना जो है कहीं ना कहीं हमारे चिंतन का विकास करता है। हम पढ़कर और सुनकर हम जो है चिंतन करते हैं, इसलिए जो है यह जो है फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, चिंतनात्मक कौशल। ठीक है, क्योंकि पढ़ते और सुनते जब है तो हमारा चिंतन स्टार्ट हो जाता है और चिंतन कौशल का विकास होता है। युव लेखका नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रियाम कुर्यात्, कहता है युवा लेखकों के का जो है आवश्यकता अनुसार शिक्षक को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शिक्षकों को क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं कि ते कृता नाम व्याकरण त्रुटि नाम विस्तृत प्रतिपुष्टिं दत्वा, कि जब कोई युवा लेखक कोई लेख लिखता है तो उसको आवश्यकता अनुसार शिक्षक अपनी क्या प्रतिक्रिया दे कि उसके व्याकरण के त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि दे करके वो करे कि व्याकरण में इतनी गलती है, ये सब बताए उसको, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तै सम्यक कार्यं कृतम इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणीं च दत्वा, या उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है ऐसे ही प्रशंसा करके तेषां कृतिभ्यः उनके कृतियों के का जो है उद्धरण मतलब उदाहरण करके विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा, और विशेष टिप्पणी देना चाहिए उस पर कि उसने क्या कार्य किया, कुछ अलग किया, हटकर किया, अच्छा है, आगे बेहतर और कर सकता है, इसी तरह से। या त्रुटि नाम उपेक्षाम कर्तुम निर्देश, मतलब त्रुटियों की उपेक्षा करने का निर्देश दे करके, मतलब अपनी गलतियों की उपेक्षा, मतलब ठीक है गलती होती रहती है, ध्यान नहीं देना है, ऐसा कहकर। तो यह तो बिल्कुल सही नहीं है। त्रुटियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, गलतियों को नेग्लेक्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्मानम कृत्वा, कक्षा में उनके द्वारा उत्तम लेखन के लिए सम्मान करके जो है टिप्पणी करना चाहिए। तो इसमें जो दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ते सम्यक कार्य, उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया ऐसा प्रशंसा करके जो है और उनके कृतियों का उदाहरण देकर विशिष्ट टिप्पणी दे करके हम जो है उसकी जो है हम प्रशंसा कर सकते हैं और उसको प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 यानी कि क्वेश्चन नंबर 142, अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहणाधिगमयो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते, कहता नीचे लिखे भाषा अधिग्रहण और अधिगम में मूलभूत जो है समानता जो है वह क्या है? प्रवाह और शुद्धता, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, भाषाया सामुख्यम, एक्सपोजर टू लैंग्वेज, शुद्धता वेग च, एक्यूरेसी एंड पेस, वेग उच्चारणम च, पेस एंड प्रोनंसिएशन। कहता है कि भाषा अधिग्रहण और अधिगम। तो भाषा अधिग्रहण और अधिगम क्या है कि अधिग्रहण करना मतलब प्राप्त करना और अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, तो अधिग्रहण हम प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें जो है भाषा का प्रवाह और शुद्धता, अधिगम में जो हम सीखते हैं तो शुद्धता सीखते हैं। तो फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ये दोनों जो है इसमें जो है दोनों समानता है, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों की समानता है, भाषा अधिग्रहण और अधिगम करने में।
फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 143, मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। देखिए, न समीचीना मतलब जो उचित नहीं है। मातृभाषा का जो प्रयोग एक संसाधन के दृष्टि से, एक संसाधन के रूप में, ठीक है, के रूप में किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग जो है कहा गया है कि संसाधन के रूप में है, लर्निंग एड के रूप में। जिस तरह से टीचिंग लर्निंग एड मटेरियल हम यूज करते हैं, उसी तरह से भाषा जो है, मातृभाषा भी एक संसाधन के रूप में देखा जाता है कि बच्चे को समझाने में मातृभाषा का बहुत अहम योगदान होता है, क्योंकि बच्चे उस भाषा से बड़ी जुड़ाव महसूस करते हैं और उस भाषा में जल्दी सीखते हैं। अन्य भाषा के मुकाबले मातृभाषा के प्रयोग से बच्चे की सीखने में जो है तेज़ी आती है और सरलतापूर्वक वह सीख लेते हैं, ठीक है, उससे अधिक जुड़ाव महसूस भी करते हैं। तो कहता है कि इस नीचे लिखे में कौन सी उक्ति जो है उचित नहीं है, न समीचीना, समीचीन नहीं है। तो ऐसा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायम करोति। यह तो समीचीन है कि यह बच्चों के अधिगम में, चिंतन में, संप्रेषण में सहायता करती है। ये बिल्कुल करती है मातृभाषा, उसको पढ़ने में, सोचने में, संप्रेषण में, अपने आप को जो है एक्सप्रेस करने में मदद करती है। यह उचित है। तो प्रश्न जो है, ये ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है, तो यह तो समीचीन है, लेकिन हमें चाहिए जो समीचीन नहीं है। तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति। कहता है कि उसके अर्थबोध प्रक्रिया में मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वाह करती है। यह भी जो है सही है। शिक्षण विधिनाम विस्तरार्थम मातृभाषा संगत। शिक्षण विधियों के विस्तार में मातृभाषा सहाय करती है। बिल्कुल है कि हम जो है, हमारे पास जो है मातृभाषा में भी हम पढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण विधि को जो है, हमारे टीचिंग स्किल में भी जो है यह बढ़ोतरी कर रही है। यह भी बात उचित है। चौथा जो है, द्वितीय भाषा या उपेक्षा कर्तुम मातृभाषा, मतलब दूसरी भाषाओं की उपेक्षा करने के लिए, है ना, मातृभाषा सहायता करती है। तो यह बिल्कुल जो है उचित नहीं है। यही जो है समीचीन उत्तर नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप समझ रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और चूँकि यह जो है लैंग्वेज फर्स्ट पेपर जो है, पेपर 1 है, सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है, यानी 1 to 5 का जो है यह है, तो उस स्तर का जो है लैंग्वेज के यहाँ पे पेडागोजी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। कहता प्राथमिक स्तर पर बच्चे के भाषा के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरण का ज्ञान है, भाषा समृद्ध वातावरण है, भाषा की पाठ्य पुस्तक है, या बालस्य आकलनम है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या आवश्यक है? बच्चों का आकलन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक है, भाषा समृद्ध वातावरण है, या व्याकरण का ज्ञान है। तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान जो है उचित यहाँ नहीं है। बच्चे प्राथमिक स्तर पर व्याकरण नहीं सीखते हैं। वहाँ क्या है, भाषा समृद्ध वातावरण जो है उनके लिए होना चाहिए, जहाँ पे वो भाषा को सीख सकें, है ना। भाषा की पाठ्य पुस्तक भी जो है उसके बाद में आती है। और बच्चों का आकलन तो खैर हम अभी नहीं करेंगे आकलन। सबसे पहले तो उनको जो है माहौल देना होगा, भाषा से समृद्ध माहौल, जैसा कि वो घर पर भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा ही वातावरण अगर उसे विद्यालय में मिलता है, वैसा ही माहौल मिलता है, तो पढ़ने में उसे आसानी रहती है, भाषा सीखने में आसानी रहती है। तो भाषा समृद्ध वातावरण जो है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। पोर्टफोलियो एक उदाहरण है स्वतः आकलनस्य, मतलब खुद से आकलन करने का, या शिक्षकाकलनस्य मतलब शिक्षक के द्वारा आकलन करने का, उभयम स्वतः आकलन शिक्षक आकलनस्य च, या राज्य बोर्ड द्वारा आकलन। मतलब उभयम मतलब दोनों का ही जो है खुद का आकलन और शिक्षक के आकलन दोनों का ही है पोर्टफोलियो है, या राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से तो राज्य बोर्ड के द्वारा आकलन किया, तो राज्य बोर्ड द्वारा नहीं हो जाएगा।
तो पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि उसमें खुद के आकलन और शिक्षक के आकलन, दोनों का आकलन होता है, के द्वारा आकलन किया जाता है। तो यह तीसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ग पहेलिका क्रॉसवर्ड क्रीड़ा वर्धयति। कहता वर्ग पहेली जो है हमारी क्या बढ़ाती है, तो श्रवण कौशल को बढ़ाती है, लेखन कौशल को बढ़ाती है, शब्द ज्ञान बढ़ाती है, साहित्यिक अर्थ बढ़ाती है। तो जब आप किसी वर्ग पहेली को सॉल्व करते हैं, इससे आपके श्रवण कौशल, लेखन कौशल का नहीं बढ़ता है, साहित्यिक अर्थ का भी ज्ञान आपका नहीं बढ़ता, बल्कि यहाँ शब्द ज्ञान आपका बढ़ता है कि कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो शब्द ज्ञान में आपकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। संभाषण कौशल की गतिविधि में आकलन करते समय नीचे लिखे क्या आवश्यक नहीं है, न आवश्यकम। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए पढ़ने से पहले। पूरे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, आवश्यकम अस्ति अथवा नास्ति, आवश्यक है अथवा नहीं है। तो ध्वनिनाम शब्दानाम उच्चारणम, ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण जो संभाषण कौशल गतिविधि के आकलन में, यह इस पर ध्यान देना है, आवश्यक है या नहीं है। संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपानाम प्रयोग, संदर्भ में आए गए शब्दों का के उचित रूप का प्रयोग जो है तो यह भी तो उचित है। शब्दकोशस्य उपयोग, डिक्शनरी का उपयोग, भाषणे स्पष्टता, भाषण में स्पष्टता, चूँकि संभाषण कौशल है तो भाषण की स्पष्टता भी जरूरी है। संदर्भ में आए हुए शब्दों का उचित रूप का प्रयोग हो रहा है, यह भी उचित है। ध्वनि और शब्दों का उच्चारण भी इम्पोर्टेंट रखता है, और शब्दकोश का प्रयोग यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इसलिए जो है इसका जो उत्तर है शब्दकोश से उपयोग जो है, क्योंकि यहाँ आवश्यक नहीं ऐसा पूछ रहा है, तो शब्दकोश का ही जो है आकलन में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 148 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 148 में है कि भाषाया अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनमस्ति। भाषा के अक्षर ध्वनि संबंध के स्थापन के द्वारा पढ़ने का अध्यापन है। यह अध्यापन जो है, यह टीचिंग जो है, या टीचिंग मेथड जो है वह क्या है, यह प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, शाब्दिक विधि है, फोनिक मेथड है, समग्र भाषा विधि होल लैंग्वेज मेथड है, या आंशिक भाषा विधि या पार्ट लैंग्वेज मेथड है। तो जब हम अक्षर और ध्वनि जो के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और यह अध्यापन जब हम कराते हैं तो यह फोनिक जो है ना, फोनेटिक्स में यह आता है, फोनिक मेथड है, यानी कि शाब्दिक विधि है। हम बोलकर उच्चारण करके बच्चों को हम अंतर वर्णों का दिखाते हैं और उसको सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149, पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मतलब पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर कहा जाता है कि जब पढ़ाई कराते हैं तो कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधनम। मतलब पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक पठन सामग्रियों का प्रबंधन किया जा रहा है, या पाठ्य पुस्तक से उपेक्षा कृत्वा ततः बहिर्गमनम। यह माना जाता है कि जब हम पाठ्य पुस्तक से बाहर की चीज़ें पढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके बाहर जाया जा रहा है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्। ज्ञान जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धेत, या पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर के छात्रों के भार को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसमें सबसे जो उचित उत्तर है वह फर्स्ट ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो है पूरक पाठक सामग्रियों का प्रबंधन करने के लिए हम पाठ्य पुस्तक के अलावे भी जो है हम जाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। बाहरी ज्ञान से जोड़ करके हमें शिक्षा देना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 150, शिक्षक तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनः एकम आवर्कम निर्मातुम निर्देशम ददाति। अर्थात शिक्षक तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों को एक एनवेलप बनाने का निर्देश देते हैं। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति, विद्यार्थी निर्देशों का पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम एवं विधः गतिविधि सहायम करिष्यति, भाषा की कक्षा में इस प्रकार की गतिविधि सहायता करती है। किसमें करती है? लेखन कौशल विकासे
लेखन कौशल के विकास में करती है संभाषण कौशल विकास है, श्रवण कौशल विकास है, तेषाम सर्जनात्मकताया विकास है। कहता है कि जो है लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल में उसको जो है सहायता करता है, संभाषण जो है मतलब कि स्पीकिंग स्किल में जो है सहायता करता है, श्रवण कौशल विकास है, सुनने में जो है लिसनिंग स्किल में जो है वो सहायता करता है, या तेषाम सर्जनात्मक मतलब क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव थिंकिंग में क्रिएटिव लर्निंग में विकास करता है। तो कोई बच्चा जब इन्वेलप बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें उसका क्रिएटिव माइंड उसमें आएगा, इसलिए यहाँ सर्जनात्मकताया विकास होगा, मतलब उसके क्रिएटिव जो है पक्ष का जो विकास यहाँ होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो साथियों ये था जो है दिसंबर जो है 2019 के सीटेट पेपर फर्स्ट का जो है संस्कृत लैंग्वेज का जो है पेडागोजी के जो है कुछ सॉल्यूशन आपने देखा और व्याख्यात्मक सॉल्यूशन आपने देखा। हम और भी जो है वीडियो जो है अन्य पेपर के लाते रहेंगे और किस किस बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर भी जो है इसके साथ साथ चर्चाएं चलती रहेंगी। तो कैसा लगा हमारा यह प्रयास कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।